मैंने आते ही फिर लाश देखी तो आपको फोन कर दिया। पुलिस ने मैडम क्या करना है, वही मामूल के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। जज ने साफ साफ कह दिया, अगर इसे हवालात में रखना है तो सबूत पेश करने होंगे। बहुत ही शातिर लोगों से हमारा पाला पड़ा है। अगर मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकेगी तो मोहरे का तयन नहीं हो सकेगा। मेरे पापा को मेरे पास वापस ले आओ। आपके मुलाजिम एजाज का कत्ल मुनव्वर ने किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। मेरे अचानक यहाँ आने से आपको परेशानी तो जरूर हुई होगी। हाँ जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारे जाने से परेशानी तो हुई है। इस वक्त तुम होते तो चाय बना कर देते। मुझे बताओ, जिस काम के लिए छुट्टी ली है उस काम का क्या बना? तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है किसी ने? ना जी ना, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने तो पहुंचते ही सबसे पहले जमीन देखी। अल्लाह का शुक्र है कोई कब्जा नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो मुखालिफ है ना, वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ये लाखों की जमीन जो है ना, मैं इनको कोड़ियों के भाव दे दूं। अरे ऐसे कैसे दे दूं जी, आखिर मैं आप जैसे अच्छे वकीलों के साथ रहता हूँ। थोड़ी बहुत चालें तो मुझे भी आती हैं। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है जुलेखा, और तुम्हारा भाई फरीद, सब खैरियत है ना? वो मेरा साला है ना शकील, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये जुलेखा और फरीद जो है ना, उसको देखने गए, बस आते ही होंगे। चलो, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आने की जरा कोशिश करना। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है। ये फरीद और जुलेखा अभी तक नहीं पहुंचे। मैं इन्हें फोन करता हूँ। लो, आ ही गए। अरे आ रहा हूँ भाई। सर, लाश का चेहरा मस्कशुदा और हाथ भी जले हुए। हाँ, लगता है यही है कि पहले चाकू के वार से इसका कत्ल किया गया और फिर तेजाब डालकर इसका चेहरा और हाथ मस्क किए गए। इन्होंने पहले बताया था। जी बिल्कुल, इन्होंने किया। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम शकील है और जैस भाई मेरे बहनों ही है। मैं सुबह जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर दाखिल हुआ, एजाज भाई की लाश मेरे सामने पड़ी। इस घर में और कौन कौन है? वो मेरी बहन जुलेखा और इनका छोटा भाई फरीद है। वो कहाँ है? वो इंस्पेक्टर साहब, वो जब से मैं आया हूँ तो वो नजर नहीं आ रहा है। मेरी बहन बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने आते ही फिर लाश देखी तो आपको फोन कर दिया। तो क्या तुमने जुलेखा और वो क्या नाम है फरीद, उसके फोन ट्राई किए थे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन मोबाइल नहीं रखती और फरीद के पास मोबाइल था, मगर ये रोड पर इधर कोई वारदात हो गई तो उसका मोबाइल छिन गया, पर्स भी छिन गया। अब उसका कोई राब्ता नंबर नहीं है मेरे पास। इस शख्स को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। तुम ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में ये काम कौन कर सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत ही शरीफ आदमी थे और इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो आप जानते होंगे ना, वो बड़ी मशहूर वकील साहिबा है आमना कबीर, ये उन्हीं के पास खानसामा थे और ये तो वहीं रहते थे ज्यादातर। इनका किसी के साथ कोई इख्तलाफ? जरा दिमाग पे जोर दो और सोच कर बताओ। इंस्पेक्टर साहब, इख्तलाफ था इनका, वो इनकी जाती जमीन पे तनाजा चल रहा था मुनव्वर से। तुम्हारा क्या मतलब है कि मुनव्वर ने कत्ल किया इसे? नहीं 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 साहब जी, मुनव्वर इनका कत्ल नहीं कर सकता। वो बड़ा मिलनसार आदमी है। वो चल रहा था इनका जो तनाजा, मगर वो कातिल नहीं है, इनका कत्ल नहीं कर सकता। ये बड़े शरीफ। मुनव्वर? ये मुनव्वर कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो दूध वाला मुनव्वर। खैर, इसका पता तो हम लगा लेंगे, इसकी फिक्र तुम न करो। तारिक,
एजाज का कत्ल 10 से 11 के दरमियान किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बताती है। नहीं, उस रात 10:15 बजे तो उसने मुझे फोन किया था। मेरी बात हुई है उससे। उसके साथ जो भी हुआ है उसके बाद ही हुआ। पुलिस क्या बता रही है? कोई एविडेंस मिला है? किस पर शक है? किसको गिरफ्तार किया? पुलिस ने मैडम क्या करना है, वही मामूल के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। फिलहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं है। नामालूम अफराद क्यों? इजाज ने तो खुद बताया था कि उसको किस पर शक है, कौन उसको धमकियां दे रहा है, किस वजह से खतरा है उसे। वो मुझे ना चंद रोज के लिए ना छुट्टी जाना होगा। जुलेखा का फोन आया था, वो बहुत परेशान है। मुनव्वर घर पे आया था, धमकी दे के गया है। सुना उसने जमीन पर कब्जा कर लिया है। कौन सी जमीन? मुझे तुम्हारे वालिद ने गिरवी रखवाई थी, तो वो तो तुमने पैसे दे के छुड़वा नहीं ली थी। मुनव्वर के पास ही रखवाई थी जी, मगर वो अब कब्जा नहीं छोड़ रहा। पैसे भी पूरे दे दिए थे। अगर अब मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि घर में किसी को नुकसान पहुंचा दे। मुनव्वर न सिर्फ इजाज की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, बल्कि मुनव्वर तो धमकियां तक देकर आया था जुलेखा को। ये इसी का काम है। तुम मेरी आयो से बात करवाओ, जरूर मुनव्वर के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे हमें जाए बकुआ से। कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा वहां से। देखो ये क्या जुल्म हो रहा है मेरे साथ। अरे पुलिस वालों ने डाल दिया मुझे इन सलाखों के पीछे ख्वामखा। और तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि मामू मैं तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं जाने दूंगा। अपना वादा पूरा करो और छुड़वाओ मुझे यहां से। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के पास ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह। तुम सिर्फ इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर आमना कबीर की वजह से यहां पर हो। वो अपने मुलाजिम के कातिल को जल्द अज जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन जब तक शेरदिल है उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं है। एडवोकेट शेरदिल साहब, अदालत मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करती है, और अगर आपका क्लाइंट बेकसूर है तो रिहा हो जाएगा। अगर आमना कबीर साहबा, ये अगर मगर का मामला छोड़िए, चलें मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। आपके मुलाजिम एजाज का कत्ल मुनव्वर ने किया। मेरा चैलेंज है आपको, ये जानते हुए भी कि मुजरिम मुनव्वर है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक चुटकी बजाकर रिहा करवा लूंगा उसको। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। जमीन के एक मामूली तनाजे को कत्ल जैसी संगीन वारदात से जोड़ना कहाँ का कानूनी वकील साहिबा? सारा इलाका जानता है कि मेरा क्लाइंट उस जमीन को खरीदना चाहता था, और जो शख्स जमीन के पैसे देने के लिए तैयार हो वो भला कत्ल क्यों करेगा? कौड़ियों के भाव खरीदना चाह रहा था आपका क्लाइंट वो जमीन, और अहम बात तो यह है कि इजाज बेचना ही नहीं चाहता था उस जमीन को, और फिर नाजायज कब्जा कर लिया मुनव्वर ने उस पर। जब इजाज को पता चला तो वो बेचारा गया था इसको मिलने के लिए कि कब्जा छुड़वा सके। वहीं पर इसी बात के ऊपर कोई झगड़ा हुआ, धमकियां तो ये पहले ही दे रहा था उसको, इसी ने कत्ल किया उसका जमीन के तनाजे। ये बात आप किस बुनियाद पर कह सकती हैं? क्या आपके पास कोई सबूत या कोई गवाह है? वकील साहब, हमें उस घर में गिलास, दरवाजे और दूसरी मुख्तलिफ जगहों से मुनव्वर की उंगलियों के निशानात मिले हैं। हाँ हाँ, जरूर मिले होंगे उंगलियों के निशाना। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसी रोज मैं सुबह इजाज के घर गया था। अरे ये जो रोज रोज जो जमीन के तनाजे पर झगड़ा था, मैं चाह रहा था वो बातचीत के जरिए हल हो जाए। जी बिल्कुल, मेरा क्लाइंट इसी नियत से वहां पर गया था कि इजाज को समझा सके, लेकिन उस रोज। अरे भाई इजाज, तुम्हारे बाप ने पैसे वापस करके अपनी जमीन ले ली है, और तुम तो शहर में नौकरी करते हो,
अब उस जमीन पर तुम कोई पोल्ट्री फार्म तो बनाओगे नहीं, बेहतर है कि तुम वो जमीन मुझे बेच दो और मैं उसमें बाड़ा बनाऊंगा। और क्या? बेच दूं? कितने पैसे दोगे? अरे जितने पैसे तुम्हारे अब्बे ने मुझे दिए थे उससे तुम 20-25 हजार ऊपर ले लेना। और क्या? क्या? चलो उठो, निकलो यहाँ से। आइंदा यहाँ नजर मत आना, तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा, समझे? वो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो एजाज। मैं अगर तुम्हारे मरहूम बाप का दोस्त हूँ। मेरे बाप के दोस्त हो इसीलिए मैं खामोश हूँ, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करता। चलो निकलो यहाँ से। 15 लाख की चीज तुम ऐसी हथियाना चाहते हो? चलो निकलो यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रुकने का। हाँ चलो चलो निकलो यहाँ से। शौक नहीं है। वकील साहब, मसला ये नहीं है कि उस रोज सुबह में आपका क्लाइंट कहाँ था। मसला तो ये है कि रात को 10 से 11 बजे के करीब आपका क्लाइंट किधर था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि इजाज का कत्ल इन्हीं औकात में हुआ। मेरा क्लाइंट उस वक्त अपने घर पे था और इस बात का एक गवाह भी मौजूद है। कौन? सालिया, मुनव्वर की बेटी। हाँ, वो घर पर ही थे। क्या आप ये यकीन से कह सकती हैं? मुमकिन है आपके सोने के बाद वो बाहर कहीं चले गए? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, रात 9 बजे के बाद वो पूरा टाइम ही घर पर रहे। वकील साहब, मेरे बाबा बहुत सीधे इंसान हैं। वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान कैसे मारेंगे? आप उनको छुड़वा दें। बेफिक्र हो सादिया, तुम्हारे बाबा बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सुनिए इंस्पेक्टर। वकील साहब, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि मुल्जिम की बेटी की गवाही को अदालत कितनी अहमियत देगी। तो वकील साहबा, क्या आपके पास कोई ऐसा गवाह मौजूद है जिसने मुनव्वर को वहां कत्ल करते हुए देखा हो? या आप ये बता सकती हैं कि इस वक्त इजाज की बीवी जुलेखा और उसका भाई फरीद कहाँ गायब है? वो दोनों तो कत्ल की रात से गायब हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द अज जल्द तलाश कर लें। मेरे क्लाइंट पे इल्जाम थोपने के बजाय अगर आपने उन्हें तलाश किया होता तो ये केस कब का सॉल्व हो चुका इंस्पेक्टर साहब। सारे इलाके में उन दोनों के मुतालिक अजीब अजीब तरह की बातें मशहूर हैं। ये भी तो मुमकिन है कि देवर भाभी ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया और फरार हो गए हो। मुमकिन तो ये भी है कि उन दोनों की गुमशुदगी में भी आपके क्लाइंट मुनव्वर का हाथ है। हो सकता है मुनव्वर ने या उन दोनों को अगवा कर लिया हो या खुदा ना खास्ता कत्ल ही ना कर दिया। वकील साहबा, आपका मतलब है कि इस पूरे शहर में अगर कोई भी बंदा अगवा हो जाए तो उसका सारा इल्जाम मुझ गरीब पर आप डाल देंगी? अरे ये कैसी नाइंसाफी है। और भला मैं क्यों कत्ल करूंगा उनको? जमीन की लालच में इजाज को भी इसीलिए कत्ल किया तुमने। और अब इजाज के मरने के बाद जुलेखा और फरीद उस जमीन के मालिक हैं। वो दोनों भी रास्ते से हट जाएं तो तुम तो बड़े आराम से कब्जा कर सकते हो जमीन पर। वकील साहब, आराम से, इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये तो साबित हो लेने दीजिए कि जो लाश मिली है वो इजाज ही की है। क्या मतलब? वकील साहब, हमें इजाज के घर से उसकी लाश मिली है। आपको और क्या सबूत चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, किस बात का कयास है? क्या सबूत है इस बात का? चेहरा बुरी तरह से मस्क हुआ है, उंगलियों के निशान मिटे हुए हैं जिसे नाज़र से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। पता नहीं किसकी लाश है, कहां से आई है, और आप मुस्तकिल मेरे क्लाइंट पे इल्जाम थोपे चले जा रहे हैं। इजाज की ही लाश है वो। हो सकती है उसकी निशानदेही अभी भी। वो जो लाश की बाजू पर तावीज है ना, वो उसकी बीवी ने दिया था उसे गांव से लाकर। और उसके पांव पर जो जलने का निशान है उसकी गवाह तो मैं खुद हूँ। हमारे ऑफिस में उसका पांव चला। मर गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैडम जी वो दूध की पत्ती नहीं गिर गई गरम। वकील साहबा, तावीज हजारों लोग पहनते हैं, और जहां तक पाँव के जलने के निशान की बात है तो क्या इजाज ने अपनी शनाख्ती अलामत के तौर पर नादरा में उसको रजिस्टर करवाया था? कैसे साबित करेंगे इस बात को आप? वो लाश इजाज की है, इस बात को साबित करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है डीएनए टेस्ट। और डीएनए टेस्ट के लिए भी किसी खूनी रिश्तेदार का सैंपल जरूरी है। और जहां तक मैं जानता हूं उसका एक अकलौता रिश्तेदार है फरीद, उसका भाई, जिसका भी कुछ नहीं पता, और पुलिस कह रही है कि उसे तलाश किया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अरे
तकसीम के वक्त सिर्फ उसके बाप और दादा यहाँ आए थे और अब तक तो वो भी मर खप चुके हैं। अरे बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे। तो मामला आगे रुकता है एजाज की लाश को वेरीफाई करने। अगर आपने ये साबित कर दिया कि वो लाश एजाज की है तो ठीक, वरना 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा क्लाइंट सलाखों से बाहर होगा। गुड बाय। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। जी शहरियार, कुछ पता चला? कोई एविडेंस मिला? जी मैडम, यहाँ पर ना तो कोई कंघी है, ना कोई टूथब्रश और ना ही कोई शेविंग किट। ऐसा यहाँ पर कोई सामान नहीं है जिससे एजाज का डीएनए मिल सके। लगता है पूरी तरह से साफ करके गया है। ओहो, फिर तो मामला बहुत गंभीर हो गया। फरीद भी नहीं मिल रहा। फरीद होता तो कम से कम लाश का डीएनए मैच कर जाता, उसके साथ तस्दीक हो जाती कि ये एजाज की लाश है। मैडम, मुझे तो फरीद और जुलेखा का इस तरह से गायब होना कुछ खटक रहा है। मुझे लगता है कि इस वारदात में इनका भी हाथ शामिल है। मुमकिन है कि इन दोनों की जान को भी खतरा हो। जिस ढिठाई से वकील ने खुद कबूल किया है कि उसे मालूम है कि उसके क्लाइंट ने कत्ल किया है, और सिर्फ बेल भी हो गई और हमारे पास कोई सबूत नहीं है मुनव्वर के खिलाफ। शहरियार, मेरे ख्याल में तुम उस इलाके में जाकर पूछगछ करो। हो सकता है कोई गवाह मिल जाए, कोई नया एविडेंस मिल जाए। ठीक है, ओके मैडम। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में, समझ गए? अरे मुनव्वर भाई, अब हमसे क्या पर्दा, कोई तो बात होगी ना, जब तो पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है आपको। अरे भाई, मुझ गरीब को तो उस आमना कबीर की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरे वो सरकारी वकील जो है, मगर एक बात बताओ, जज ने साफ साफ कह दिया अगर इससे हवालात में रखना है तो सबूत पेश करने होंगे, वरना इसे रिहा कर देंगे। वैसे मुनव्वर भाई, एक बात तो बताओ, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा एजाज को? अरे भाई, पहले ये साबित तो हो जाए कि वो एजाज ही है। अरे उसका तो ना चेहरा नजर आ रहा है, ना उंगलियों के निशान नजर आ रहे हैं। अरे वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, कौन सा वो टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट भी तो नहीं हुआ, वो साइंसी टेस्ट जिससे पता चले कि वो है कौन। आमना कबीर साहबा, इस मैसेज का मकसद आपको एक मशवरा देना है। वैसे तो मैं मुफ्त मशवरे नहीं देता, लेकिन चलें, एक काम करें, आप इस केस से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को जमानत तो मिल गई है और कल उसकी रिहाई भी हो जाएगी, और उसके बाद आपका कैरियर हमेशा हमेशा के लिए। तो चलो, मैं ये बात आपकी मान ही लेता हूँ कि वो एजाज ही की लाश है। तो ये बताओ कि वो उसका भाई फरीद और वो उसकी बीवी जुलेखा, वो कहाँ गायब हो गए? सोचो। हाँ मुनव्वर भाई, वैसे ये सवाल तो अहम है। हाँ मेरे भाई, इसीलिए कहते हैं कि जन जमीन जर, अरे इसका कोई एतबार नहीं है। हाँ, इसमें हर आदमी बेईमान हो जाता है। इस गरीब की बात को भी ज़हन में बिठा के रखना, काम आएगा।
मैडम, मैं एजाज की जमीन का जायजा ले रहा था। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ताज़ा ताज़ा खुदाई हुई है। खुदाई? मगर कत्ल वाली रात तो एजाज ने कहा था। मैंने तो पहुंचते ही सबसे पहले जमीन देखी। अल्लाह का शुक्र है कोई कब्जा नहीं हुआ। मैडम, अगर एजाज ने जमीन का जायजा लिया होता तो इसका एक ही मतलब है कि खुदाई 5 अप्रैल के बाद की गई है। शहरयार, तुम कोर्ट से ऑर्डर लो, उस जगह की खुदाई करवाओ, हमें यकीनन वहां से कोई सबूत मिलेगा। सर यहाँ आइएगा। क्या हुआ तारिक? सर ये देखें सर, लाशें। सर लाशों की तो बहुत बुरी हालत है। इनके चेहरे को तो बड़ी बुरी तरह मस्क किया गया है, बहुत बुरी हालत है। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लाशें 8 दिन पुरानी है तकरीबन। इसका मतलब है कि इनको भी उसी दिन कत्ल किया गया जिस दिन एजाज को कत्ल किया गया था। तो इन दोनों के वजह मौत का तायुन हो सका है? जी हाँ, दोनों के मैदे से जहर के ट्रेसेस मिले। एजाज को और तरीके से कत्ल किया गया और इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन उंगलियों के निशान इन तीनों लाशों के मिटाए गए और तीनों के चेहरे मस्क किए गए। यानी कातिल यही चाहता था कि इन तीनों की शनाख्त न हो सके। मैडम, औरत की लाश तो जुलेखा की है, इस बात की तस्दीक हो गई क्योंकि उसका डीएनए उसके भाई शकील के डीएनए से मैच कर गया। और जो रही मर्द की लाश, उसके बाजू पे वैसा ही तावीज़ है जैसा तावीज़ एजाज के बाजू पे। अगर इन दोनों लाशों के डीएनए मैच कर भी जाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रूव कर सकेंगे कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे या भाई थे। इस बात का तायुन तो फिर भी नहीं हो सकेगा कि मरने वाला एक फरीद है और दूसरा एजाज, जब तक इनकी फैमिली का एक तीसरा शख्स सामने ना आए जिनके साथ इन दोनों के डीएनए मैच करते हैं। इसी बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा उठा के मुनव्वर अभी तक आजाद घूम रहा। एक अनपढ़ इंसान तो इतना परफेक्टली प्लान्ड कत्ल नहीं कर सकता। अब ये वकील मुनव्वर का सगा भांजा, ये सारे कानूनी दावपेच वही सिखा रहा है। बहरहाल एक बात की तो तस्दीक हो गई ना कि एक लाश जुलेखा की है। इस एविडेंस पर ही हम कोशिश करते हैं कि मुनव्वर की बेल कैंसिल हो जाए। अरे भाई कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? पापा काम कर रहे हैं मेरे। हमने उन्हीं से मिलना है। अरे हाँ जनाब। अरे बड़े साहब, जज ने तो कहा था कि पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है। अब हमारे पास सबूत नहीं थे, अब हमें पूरे सबूत मिल गए हैं और सबूत भी उसी जमीन से मिले हैं जिसकी खातिर तुमने एजाज को कत्ल किया। ले चलो इसे। अब्बा को कहीं भी नहीं ले जाएंगे आप लोग, जब तक भाई नहीं आएंगे अब्बा कहीं नहीं जाएंगे। और बीबी, हमारे पास वारंट गिरफ्तारी है इनके, और तुम्हारे भाई आएंगे भी तो क्या कर लेंगे? सब इसे। शेरदिल भाई देखिए, अब्बा को फिर से गिरफ्तार करके ले जा रहे। भाई वाह, अब तो आप लोगों की आपस में रिश्तेदारी भी हो गई। ये बताओ कि इनके चचा साथ लगते हो या फिर मामू साथ? ये मेरा जाती मसला इंस्पेक्टर, आप बताइए, आप मेरे क्लाइंट को किस बुनियाद पर गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं? उन 2 मस्शुदा लाशों की बुनियाद पर जो हमें उस जमीन से मिली है जिस पर तुम्हारे क्लाइंट और एजाज का झगड़ा चल रहा था, और उस शाम को उस सड़क पर उन दोनों को देखा गया है जो कि मुनव्वर के बाड़े की तरफ आती है। वो सड़क तो बस स्टॉप तक भी जाती है इंस्पेक्टर, उससे कुछ साबित नहीं होता। आप बिला वजह में हवा में तीर चला रहे हैं। तीर? तुम मेरे तीरों की फिक्र मत करो, तुम अपने तरकश में अपने तीर संभाल कर रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, समझे? ले चलो इसे। नहीं नहीं अब्बा, अब्बा को नहीं ले जाओ, अब्बा को नहीं ले जाओ। अब्बा 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 को नहीं ले जाओ, अब्बा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार
या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। बिल आखिर हमें एक गवाह मिल गया जिसके बयान से साबित होता है कि मुनव्वर की घर पे रहने की जितनी भी कहानियां थी सब झूठी। ये आपके पास दूध मुनव्वर के डेयरी फार्म से आता है? साहब जी 5 अप्रैल तक तो उधर ही से दूध आता था। अच्छा, अब तो मैंने दूध उससे लाना ही बंद कर दिया। क्यों? उसने धमकियां देना शुरू कर दी थी, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो दूध की सप्लाई बंद कर देगा, और अगर दूध की सप्लाई बंद हो जाती साहब तो कारोबार का क्या होता। हाँ ये बात तो है। मैं 5 अप्रैल की रात को 2 दफा उसके घर गया, एक 9 बजे और एक लगभग 11 बजे, तो वो घर पे था ही नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो घर पर नहीं थे? साहब जी उसकी बेटी ने मुझे खुद बताया कि अब्बा घर पे नहीं है। ठीक है। अगर इंसान किसी का मकरूज हो तो फिर ऐसे शख्स से छुपेगा जिसके पैसे देने हैं, लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो फिर घर में छुप के बैठने की वजह कोई नहीं है। इसका तो मतलब यही है कि सादिया ने अपने बाप को बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी। ये आयो को बताओ ये बात, उनको कहो कि सादिया ने झूठ बोला है, दोबारा बयान कलम मत करे इसका। बहुत ही शातिर लोगों से हमारा पाला पड़ा, बहुत क्रिमिनल मेंटालिटी। इन्हें भी पता था कि अगर मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकेगी तो मोहरिक का तयन नहीं हो सकेगा, और अगर मोहरिक नहीं पता चलेगा तो फिर जुर्म कैसे साबित करेंगे। मैडम पुलिस ने मुनव्वर को दोबारा गिरफ्तार करके तफ्तीश तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। पुलिस की सुई वहीं फरीद और जुलेखा पे अटकी कि उनकी गुमशुदगी कैसे हुई, कहाँ हैं, वहीं अटके पड़े। जब तक हम भी ये मुहिम्मा हल नहीं करते हमारा केस भी मजबूत नहीं होता। वैसे इजाज ने एक दफा बताया था फरीद के बारे में। हेलो, हाँ मैडम माफ़ी चाहता हूँ, इमरजेंसी में थोड़ा आना पड़ा। हाँ वो मेरा भाई है ना फरीद, वो 4-5 दिन से लापता था। जी जी, मैं थाने ही जा रहा था उसकी रपट लिखवाने, तो ये जुलेखा के पास उसका फ़ोन आ गया। हाँ हाँ वो बोलने लगा कि मैं हब पे हूँ। जी जी मैडम जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाऊँगा, बेफिक्र रहें आप। जी ठीक है जी। और इजाज ने जब फरीद का जिक्र किया था कि वो 2 दफा पहले भी घर से गायब हो गया था और फिर हब के इलाके से मिला था, ये मालूम करो कि हब में कोई इनका रिश्तेदार वगैरह रहता है, हब में किससे मिलने जाता था फरीद। ठीक है। या अल्लाह, मेरे पापा को मेरे पास वापस ले आओ। उनको जेल से छुड़वा दो मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरे दुआ सुनो। या अल्लाह मेरे दुआ सुनो। शहरयार की ईमेल। आमना कबीर साहिबा, शायद आप ये सोच रही होंगी कि आप जीत गई, तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी गलत फहमी में मत लाइएगा। आपने मुनव्वर को गिरफ्तार तो करवा लिया है, लेकिन आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगी। वकील साहब, ये आपके क्लाइंट आपके मामू है ना, तो ये खुद से इतने चालाक हैं या इन्हें कानूनी दावपेच आप सिखा रहे हैं? ध्यान से रहिएगा, पुलिस आप पर भी शक कर सकती है। आपके दलाइल, आपके शवाहिद सब बेकार जाएंगे, कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगी कोर्ट में। आप ये कभी साबित नहीं कर पाएंगी कि मरने वाला शख्स एजाज ही है, क्योंकि इसका कोई रिश्तेदार अभी जिंदा ही नहीं है जिसकी
डीएनए सच की तस्दीक हो सके। आखिर में आपके हाथ सिर्फ नाकामी आएगी, समझी? वकील साहब, आपने अपने क्लाइंट के साथ रिश्तेदारी तो खूब निभाई। वारदात की प्लानिंग आपकी थी या सिर्फ मशवरे देते रहे इसको जुर्म छुपाने के लिए? लेकिन आपके अंदाजे फिर भी गलत निकले। एजाज और फरीद का एक रिश्तेदार और भी है जो जिंदा है और उसका डीएनए मैच कर गया है फरीद की लाश के साथ, और एजाज और फरीद दोनों की लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। रिश्तेदार? अब ये कौन सा रिश्तेदार सामने आ गया? एजाज के बाप दादा का इंतकाल हुए तो जमाना गुजर गया। जी, लेकिन फरीद का एक बेटा है, आरिफ। ये क्या बोले जा रही हैं आप वकील साहिबा? अरे सारा इलाका जानता है कि फरीद गैर शादीशुदा था। जानता नहीं था मुनव्वर साहब, समझता था। जैसे इलाका आपको एक शरीफ और सादा इंसान समझता है। और आपकी इतला के लिए हमने जब फरीद के सेलफोन लोकेशन और रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि हब में एक रक्षंदा नामी लड़की से वो निकाह कर चुका है। हाँ, फरीद मेरा दामाद है। मेरी बेटी रक्षिंदा से शादी की है उसने, मगर ऐलान नहीं किया। कहता है ये बिरादरी वाले जो है ना उसे तस्लीम नहीं करेंगे। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? बेटी को दिल का दौरा पड़ा था 1.5 हफ्ता पहले, अल्लाह को प्यारी हो गई। चलें, ये अब अल्लाह पाक की मर्जी है, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ये आपका नवासा है? हाँ, ये फरीद और रक्षिंदा का बेटा है। अब यही मेरी जिंदगी है। और रक्षिंदा से उसका एक बेटा है आरिफ। आरिफ के साथ फरीद का डीएनए मैच कर गया है और फरीद के डीएनए से इजाज की लाश की भी शनाख्त हो चुकी है। चले ये मान भी ले कि लाशों की शनाख्त हो भी गई, तो ये तो साबित नहीं होता कि सारे कत्ल मेरे क्लाइंट ने किए। आप भूल रहे हैं कि हमारे पास अब एक गवाह भी है जिसने इस बात की भी गवाही दी है कि मुल्जिम की बेटी ने झूठी गवाही दी थी। रात 9 से 11 तुम घर पर नहीं थे। हमारे गवाह ने 2-3 चक्कर लगाए तुम्हारे घर और तुम नहीं थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जुलेखा और फरीद की लाशें जिस जमीन से बरामद हुई हैं वो वही जमीन है जिस पर तुमने नाजायज कब्जा कर रखा है। वो जमीन तक तो किसी और की रसाई नहीं है। ये सब झूठ है। अरे ये झूठ है सारा, मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नहीं बच सकते हो तुम, और ना तुम्हारा वकील बचा सकता है। और आप भी अपने मामू को छोड़े, अपने आप को बचाने का सोचे, क्योंकि पुलिस अब ये तफ्तीश करना शुरू करेगी कि इस वारदात की प्लानिंग में आप कितने मुलव्विस हैं। भांजे बोल, अबे तू चुप क्यों है? अरे पता नहीं ये सब झूठ है। अरे सच के सामने तो बड़े बड़ों की जुबान बंद हो जाती है। तू क्या चीज है? अब तेरे लिए यही बेहतर है कि अपने जुर्म का एतराफ कर ले। बोल, क्यों किया था कल तुमने फरीद, जुलेखा और एजाज को? क्यों मारा? अगर तू नहीं बोलेगा ना तो हमें बहुत सारे तरीके आते हैं सच उगलवाने के। हाँ, मैं उस जमीन पर बाड़ा बनाना चाहता था और एजाज वो जमीन बेचना नहीं चाहता था। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, उसकी बहुत मन्नतें की, मिन्नतें की, नहीं माना। फिर एक दिन मैं उसके घर गया, उससे इस बात पर मनाने के लिए, लेकिन उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे बहुत बुरा भला कहा। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी मैंने ये फैसला किया कि मैं इस मसले का हल जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और फिर बहाने से उस शाम मैंने फरीद और सुलेखा को अपने बाड़े में बुलाया। जब वो आए तो मैंने उन दोनों के शरबत में जहर मिला दिया।
तेजाब डालकर उनके चेहरे और उंगलियों के निशानात मस्क कर दिए और फिर उन दोनों की लाशें उस जमीन पर ले जाकर दफना दी। सोचा वहां कौन आएगा। फिर मैं इजाज के घर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता मैंने उसका काम तमाम कर दिया और फिर उसका चेहरा और उंगलियों के निशानात भी तेजाब से मिटा दिए। सुबह अदालत में पेश करते हैं सर। ठीक है। वकला की बहस और तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुनव्वर ने जमीन की लालच में एजाज, जुलेखा और फरीद को कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम मुनव्वर को ज़ेर दिफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।